दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं लिंक बायोलॉजी। तो कल के सेशन में हम लोगों ने बात किया था सेल डॉक्ट्राइन के बारे में। और सेल डॉक्ट्राइन पूरी तरह से खत्म हो गया था और ऑटोनोमस बॉडी भी हम लोगों ने खत्म कर चुका है। आज हम लोग बात करेंगे सेलुलर टोटिपोटेंसी के बारे में। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज टोटिपोटेंसी के बारे में। टोटिपोटेंसी होता क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होता है। इसके साथ साथ हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के भी बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं टोटिपोटेंसी की बात करता हूँ कि टोटिपोटेंसी होता क्या है। टोटिपोटेंसी, तो टोटिपोटेंसी एक सोमैटिक सेल का फीचर होता है। टोटिपोटेंसी टोटिपोटेंसी इज द फीचर ऑफ सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल की अगर बात करूं तो सोमैटिक सेल वो सेल्स होती हैं जो कि किसी भी बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। वर्क इन बॉडी फॉर्मेशन। सोमैटिक सेल जर्म सेल्स की सिंथेसिस नहीं करते हैं या फिर जर्म सेल की फॉर्मेशन नहीं करती, जैसे कि ओवा हुआ, एग हुआ, ये सब चीज़ों की ये फॉर्मेशन नहीं करता। ये बस पूरी की पूरी बॉडी का डेवलपमेंट करता है। इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस या फिर समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, इसका डिवीजन होता है। टोटिपोटेंसी ये बताता है कि अगर हम किसी भी सेल को किसी मीडिया में कल्चर करते हैं तो वो डिफरेंशिएट होगा और अपने कई सारे डॉटर सेल्स को बनाएगा। और अगर मैं कुछ इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें आपके एग्जांपल्स आते हैं। एग्जांपल्स: सेकेंडरी फ्लोएम, पिथ, मीजोफिल, मीजोफिल सेल, ईटीसी। तो ये कुछ सेल्स होती हैं जो कि टोटिपोटेंसी का वर्क करती हैं। और अगर कुछ और की बात करूं तो एंडोस्पर्म भी आएगा। एंडोस्पर्म सेल ऑल्सो shows टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी, तो ये हुए कुछ एग्जांपल। अगर मैं और इसकी बात कहूँ तो टोटिपोटेंट सेल के पास वो हर एक जीन होता है जो किसी भी चीज़ के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। वो चाहे लग्जरी जीन हो सकता है या फिर हाउस कीपिंग जीन हो सकता है। अगर मैं हाउस कीपिंग जीन और लग्जरी जीन के बारे में बात करूँ, हाउस कीपिंग जीन, तो हाउस कीपिंग जीन वो होते हैं जो हमेशा एक्सप्रेशन देते हैं। दे ऑलवेज गिव्स एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब कि इनका ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो भी चीज़ें बननी है वो बनेगा। और ये किसी भी सेल्स में हो सकती हैं। अगर मैं बात करूँ लग्जरी जीन की, लग्जरी जीन, तो लग्जरी जीन वो जीन होता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्सप्रेस हो। जैसे कि मान लीजिए रूबिस्को का एंजाइम, रूबिस्को एंजाइम का फॉर्मेशन, जो कि आठ स्मॉल सब में जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो उसका लग्जरी जीन वही जीन होते हैं जो कि पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप को सिंथेसाइज करते हैं। इनका मॉडिफिकेशन होता है, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, जिसके बाद ये सब अ, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये रही कुछ बातें टोटिपोटेंसी की। अगर मैं बात करूँ कि उस टोटिपोटेंसी वाले सेल को क्या बोलते हैं, तो सेल को बोला जाता है टोटिपोटेंट सेल। टोटिपोटेंट सेल जो कि टोटिपोटेंसी को परफॉर्म करता है। द सेल विच परफॉर्म टोटिपोटेंसी दैट इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंट सेल। तो ये हुआ टोटिपोटेंसी के बारे में। अब मैं अगर बात करूँ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स आ जाती हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपकी यूकैरियोटिक सेल आ जाती हैं। इनके अलावा ये कोर डोमेन है जिसे मीजोकैरियोट्स बोलते हैं। उसकी भी बातें करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी हम थोड़ा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपकी हर एक वो चीज़ें आती हैं जो कि यूनिसेलुलर से बनी होती है, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, अमीबा, एटसेट्रा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास इनका खुद का कोई न्यूक्लियस नहीं होता। दे लैक ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस ना होने की वजह से इनमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता। लैक ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है कि इनके पास किसी भी टाइप के मेम्ब्रेनस
सेल कंपोनेंट्स नहीं होते। जैसे कि आप यूकैरियोट्स में जानते हैं कि मेम्ब्रेनस कंपोनेंट हर एक चीज़ें सेल्स सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि ईआर हुआ, राइबोसोम हुआ, नहीं राइबोसोम नहीं, ईआर, राइबोसोम, गोल्जी, ये सब चीज़ें। तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, द लैक ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन, और न्यूक्लियस ना होने की वजह से इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है। लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ना होने की वजह से, मान लीजिए अगर मैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डायग्राम ड्रॉ करूँ, तो मान लीजिए ये कोई एक बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई इसे बोला जाता है। इसके ये फ्लैजिला हो गए, इसके ऊपर ये एक लेयर हो जाएगी, और इसके ऊपर ये एक, और यहाँ पे कई सारे सीलिया, फ्लैजिला, पिलाई ये सब होते हैं ऐसे। यहाँ पे मीजोसोम, और यहाँ पे प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ, या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। अब मैं बात करूँ कि कैसे ये लैक ऑफ न्यूक्लियस है। अगर मान लीजिए ये कोई यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल का एक सिग्निफिकेंस ये होता है कि इनके पास खुद का न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में का जेनेटिक मटेरियल होता है, उस न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर लेयर चढ़ी रहती है, या फिर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगा होता है। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा जो डबल मेम्ब्रेनस होता है, और यहाँ पे इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से इनकी अगर इस डीएनए की अगल-बगल एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और ये जो डीएनए है, ये साइटोसोल में नहीं जा पाता। ये साइटोसोल में नहीं जा पाता। अगर ये साइटोसोल में जाता, तो कई सारे जो एंजाइम्स हैं वो उसको डिग्रेड कर देते, जैसे कि एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, ये सब चीज़ें। अगर एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज की बात करूँ, एक्सोन्यूक्लियस क्या है और एंडोन्यूक्लियस क्या है? तो एंडोन्यूक्लियस जो एक्सोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए के 5 प्राइम या 3 प्राइम टर्मिनल्स को कट करता है। मान लीजिए ये कोई एक डीएनए है, और ये इसके 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, इनके ये टर्मिनल्स हैं। तो ये एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, इन टर्मिनल्स को यहाँ से कट कर देगा। तब इस टर्मिनल के कट होने की वजह से ये डीएनए किसी चीज़ से चिपक नहीं पाएगा, या फिर इनका लाइगेशन नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये जो डीएनए है वो साइटोसोल में नहीं आता। अगर मैं बात करूँ एंडोन्यूक्लियस की, तो एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम होता है जो किसी भी डीएनए को एकदम मिड पॉइंट से कट कर देता है, ऐसे। तो ये हुआ एंडोन्यूक्लियस का काम, और ये है एक्सोन्यूक्लियस। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस डीएनए को प्रोटेक्ट करता है फॉर डिग्रेडेशन, क्योंकि साइटोसोल में कई सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए को रप्चर कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इस यूकैरियोटिक सेल की, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल की, या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, जिसकी वजह से इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये पहला जेनेटिक ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल है, जिसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, प्लाज्मिड। और यहाँ पे इनका ऐसे और भी डीएनए होते हैं, ऐसे। और इनमें न्यूक्लियर ना होने की वजह से ये सभी के सभी जो चीज़ें हैं वो साइटोसोल में ही रहती हैं। अब आप लोगों का एक डाउट होगा कि अगर ये साइटोसोल में ये रहता है तो ये क्यों डिग्रेड होता है। तो मैं बता दूं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होती हैं, जेनेटिक मटेरियल्स, ये हाईली मेथाइलेटेड होती हैं और हाईली कंडेंस्ड होती हैं। मेथाइलेटेड का मतलब कि मेथाइलेशन एक वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी डीएनए को हेट्रोक्रोमेटिन में बदल दिया जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है, जिस जो कि डार्क स्टैंड होता है, और उसका जो भी ट्रांसक्रिप्शन होना है या फिर एप्लीकेशन होना है वो होता नहीं है जल्दी। उसके लिए अदर कई सारी चीज़ें आती हैं या फिर प्रोसेस आती हैं, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट होगा, उसके बाद से उसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा। तो दे हैव मेथाइलेटेड जेनेटिक मटेरियल्स, जिसकी वजह से इनके ऊपर एंडोन्यूक्लियस या फिर एक्सोन्यूक्लियस वर्क नहीं कर पाती। अगर मैं बात करूँ इस प्लाज्मिड की, तो इस प्लाज्मिड का यूज़ किया जाता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो भी किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, किसी भी टाइप के डिजीज़ को क्योर करने के लिए हेल्प करता है। तो ये तो हो गई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनके पास लैक ऑफ न्यूक्लियस है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जिसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। ये सभी की सभी चीज़ें साइटोसोल में होती है। द लैक ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन, द लैक ऑफ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, etc। हाँ, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके पास ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ, जिसके पास खुद का क्लोरोप्लास्ट है। तो अब मैं बात करूँ अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, सॉरी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोट्स आते हैं, और उन यूकैरियोट्स में हर एक चीज़ें होती हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन, डिवीजन, कई सारी चीज़ें। यूनिसेलुलर के तो सेल डिवीजन भी डिफरेंट टाइप से होते हैं, बहुत
रेयर केस में या फिर यूँ बोले तो इनमें माइटोसिस मियोसिस होता ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें माइटोसिस और मियोसिस से सेल डिवीजन होता है। ये सभी डिवाइड होंगे, जर्म सेल का फॉर्मेशन करेंगे, सोमैटिक सेल का फॉर्मेशन करेंगे। इनके पास हर एक टाइप के डीएनए होते हैं या फिर डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है जो भी किसी भी चीज़ की सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। इनके पास इनका खुद का न्यूक्लियस होगा, उसके ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी, कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। और सब सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेनस होते हैं। अगर मैं बात करूँ एक यूकैरियोटिक सेल की, तो मान लीजिए एक ये यूकैरियोटिक सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। अब इस यूकैरियोटिक सेल में जो भी चीज़ें हैं ये डबल मेम्ब्रेनस होती हैं, बिकॉज ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर बात करूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक। अब इन सेल्स के पास इनके खुद का न्यूक्लियस है। मान लीजिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि डबल मेम्ब्रेनस है, और ये सिस्टर्नी, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। अब इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थैलाकॉइड, ग्रैनम, ग्रैना, ये सब चीज़ें। और भी अगर बात करूँ तो यहाँ से ई आर बन जाता है, यहाँ पर जोन एक्सक्लूजन में गल्जी बॉडी, ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। इनका जो यूकैरियोटिक सेल्स का जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, इनका ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन जो ट्रांसलेशन है वो साइटोसोल में होता है। अब आप लोग कहेंगे कि जेनेटिक मटेरियल को तो बचाने के लिए साइटोसोल में भेजा नहीं जाना चाहिए, तो मैं बता दूं कि जो एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, उस ट्रांसक्रिप्शन पे सॉरी उस एमआरएनए पे 5 कैपिंग होती है और 3 प्राइम एडिनाइलेशन होता है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट हो जाता है। या यूँ बोलूँ अगर सरल भाषा में, तो कोड ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो आरएनए है वो साइटोसोल में जाने के बाद डिग्रेड होने से बच जाता है। बहरहाल वो हम लोग अब आने वाली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे फोकस करते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो तो यूकैरियोट्स में रहता है, लेकिन इसके बाद जिसका जो आरएनए फॉर्मेशन होता है वो चला जाता है साइटोसोल में। अभी साइटोसोल में जाने के बाद इसका ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन के बाद पता ही है प्रोटीन बनता है। तो जो यूकैरियोटिक डीएनए है या फिर मल्टीसेलुलर जो सेल है वो यूनिसेलुलर सेल के मुकाबले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल से। इनके पास सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं इनको लिख देता हूँ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव मेम्ब्रेनस सेल organelles having cell division, cell division having nucleus, large DNA, lack of plasmid, ये सब चीज़ें। तो ये तो हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो इसमें आ जाते हैं एग्जांपल्स में ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट, जिम्नोस्पर्म। ये तो इन सब चीज़ों के प्लांट्स के टाइप हो जाते हैं या फिर इवोल्यूशनरी प्लांट्स हो जाते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल से एग्जाम्पल हुए इन सब चीज़ों के। तो ये रहा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे, उसके कैसे कैसे वर्क होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और यूकैरियोटिक के जो सब सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आज के सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको अगर ये सब चीज़ें अच्छी लगी, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आज के सेशन के लिए धन्यवाद।